Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the next topic of agriculture. एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं स्टूडेंट, वीडियो जो चल रहे हैं, 2 वीडियो हम इससे पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। कृषि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भारत में जो कृषि है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने पशुपालन से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए थे जिसके अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट भारत में जो कृषि की स्थिति है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखो इसके अंदर काफ़ी सारे आपके ग्राफ्स आएंगे, इनको आपने क्या करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं और उनको जो है डिस्कस करके आपने उनकी तैयारी करनी है, उनको देखना है। उनसे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। भारत में कृषि की स्थिति देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले भारत में जो कृषि की जो स्थिति है उसकी एक नज़र उसकी तरफ डालते हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र में जो देश की लगभग आधी श्रम शक्ति जो है वो कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में जो इसका योगदान है वो 17.5 है। कितना है स्टूडेंट? 17.5%, ठीक है, जो कि 2015-16 के मौजूद मूल्य पर आधारित है। पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में योगदान जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र में योगदान में जो है वो गिरावट आई है। 1950 के दशक में अगर हम बात करते हैं जीडीपी की में कृषि का क्षेत्र, तो यहाँ पर इसका योगदान जहाँ 50% था, वहीं 2015-16 में ये गिरकर 15.4 रह गया है। पहले कितना था स्टूडेंट? 50%, ये पूछ लिया जाता है। पहले 15% था, तो अब घटकर कितना रह गया स्टूडेंट? 15.4% मात्र रह गया है, ठीक है। अब भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है प्रत्येक वर्ष जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और जो देश में गेहूं, चावल, दाल, गन्ने, कपास जैसी फसल का मुख्य उत्पादन जो है इन्हीं से होता है। दुग्ध उत्पादन में पहले और फलों या सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो भारत का नाम है। 2013 में भारत में दाल उत्पादन में 25% का योगदान दिया। कितना था? 25% का 2013 में, जो कि किसी एक देश के लिहाज से सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 22% है और गेहूं में 13% है। पिछले अनेक वर्षों से दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यात होने के साथ साथ कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी भी 25% है स्टूडेंट। कितनी है? 25%। हालांकि अनेक फसलों के मामलों में चीन, ब्राजील, अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देश की तुलना में भारत की कृषि उपज जो है वो कम है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जमीन के उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा जो है वो कम है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट रेखा चित्र जो है आपका, आपने यहाँ से इसको नोट करना है। प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस रेखा चित्र को आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको समझना है। देखो जो पल्सेस हैं, पल्सेस का रेट क्या है, आप ये ग्राफ के माध्यम से देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैडी जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर ये इनके वीट का ऑर्डर है, ठीक है। और ये अदर केयर्स का ऑर्डर है, ये पल्सिस का ऑर्डर है। अब स्टूडेंट इस ग्राफ को कैसे देखना है आपने? यहाँ पर हमारा इंडिया क्या है, इंडिया जो ब्लू लाइन है वो इंडिया की है। तो ब्लू लाइन में देखो स्टूडेंट पैडी का जो है वो सबसे नीचे है इंडिया, ठीक है। पैडी में, वीट में ये देखो जो ये आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बाकी देशों से जो है कम है। चाइना के बराबर, यूएसए के बराबर है ये। अदर केयर्स की बात करते हैं तो जो ब्लू वाला यानी कि अपना इंडिया है वो कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? ग्रीन वाला यानी कि यूएसए है। और अगर बात करते हैं पल्सिस की, तो यहाँ पर भी सबसे कम कौन है? इंडिया वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर आपके शो करते हैं। हालांकि जो चावल है इसके उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है, लेकिन उसकी उपज ब्राज़ील, चीन और अमेरिका से कम है। दालों के मामलों में भी यही स्थिति है। हालांकि भारत जो है दालों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट रेखा चित्र सेकंड है। पिछले दशक के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर जो है अस्थिर रही है। 2005-06 में जहाँ ये दर 5.8% थी, वहीं 2009 में 9-10 में 10 में ये 0.4 और 2014-15 में ये -0.2 जो है हो गई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका भी रेखा चित्र दिखाया गया है, ठीक है। वहाँ पर परसेंटेज में आपकी वृद्धि जो है बता रखी है। नीचे वाली लाइन क्या शो करती है स्टूडेंट? ये ऊपर वाला जो आपका रो है, ऊपर वाला जो है आपका क्रस्ट, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव की वैल्यू शो कर रहा है। नीचे वाला जो टॉप वाला शो है ये नेगेटिव की वैल्यू शो कर रहा है आपका, ठीक है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में इतना अंतर आयोग को प्रभावित करता ही है। इसमें खेती के निवेश करने के लिए किसानों की जो कर्ज लेने की क्षमता होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसे कई कारण हैं जो कि कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जैसे खेती की ज़मीन का आकार घट रहा है, किसान अब भी काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, साथ ही उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जाता है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में सभी को जो है आधुनिक तकनीक जो है वो उपलब्ध नहीं है, ना ही कृषि के लिए औपचारिक स्तर पर ऋण उपलब्ध हो पा रहा है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की पूर्ति जो है उसकी खरीद भी नहीं की जा सकती।
और किसानों को लाभकारी मूल्य भी जो है नहीं मिल पा रही। इस संबंध में कमेटियों और एक्सपर्ट संस्थाओं द्वारा पिछले कई वर्ष से अनेक सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसे कृषि की ज़मीन की पट्टेदारी में कानून बनाना, कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करके लघु सिंचाई तकनीक को अपनाना, निजी क्षेत्र को संलग्न करना, अच्छी क्वालिटी के बीज को जो है उसकी पहुंच का सुधार करना, कृषि उत्पाद की ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, तो ये सारे जो हैं इसके अंडर आते हैं। अब भारत में कृषि की स्थिति कैसी है स्टूडेंट? कृषि उत्पादकता जो है कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें आपका जो है क्या क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ कृषि की इनपुट आ जाती है, जैसे ज़मीन, पानी, बीज, उर्वरक की उपलब्धता आ जाती है, गुणवत्ता आ जाती है, अच्छी गुणवत्ता के बीज हैं या नहीं, कृषि ऋण आ जाता है, फसल बीमा की सुविधा आ जाती है। ये सारी जो है आश्वासन हो गया, स्टोरेज हो गया, मार्केटिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, ये फैक्टर फैक्ट करते हैं। और ये रिपोर्ट भारत में कृषि की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन और पैदावार के बाद भी गतिविधियों से संबंध कारकों पर चर्चा करते रहते हैं। 2009-10 तक देश की आधी से अधिक जो है श्रमक शक्ति 53% के लगभग यानी कि 243 मिलियन के आसपास जो है कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे लोग। इस क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों को भूस्वामी का आश्रित जो कि ज़मीन के एक टुकड़े में खेती करते हैं और खेत जो है मजदूर जो इन खेतों में मजदूरी करते हैं शामिल है। पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन जो है वो अस्थिर रही है। इसकी वार्षिक वृद्धि जो है 2010-11 में 8.6%। यहाँ पर स्टूडेंट जो इस क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले लोग होते हैं, उनके जो भूस्वामी होते हैं, काश्तकार होते हैं, ज़मीन के एक टुकड़े में जो खेती करते हैं, और खेत के मजदूर जो होते हैं जो खेतों मजदूरी करते हैं, ये सारे शामिल आते हैं। 10 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन जो है अस्थिर रहा है। इसकी वृद्धि जो वार्षिक वृद्धि है वो 2010-11 में 8.6% है, 2014-15 में -0.2% है, 15-16 में 0.8% है। ठीक है। रेखा चित्र 3 में जो है पिछले 10 वर्षों के दौरान जो भी आपकी कृषि में वृद्धि की प्रवृत्ति है उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर परसेंटेज में देखो, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर परसेंट देखो 2004-5 में यहाँ पर ये 1% के आसपास है, 5-6 में ये जो बढ़कर आप गई 5.5 के समथिंग आ गई, 6-7 में ये आपकी 4 के नियर अबाउट थी, 7-8 में ये स्टूडेंट आपकी 4.5 के नियर अबाउट थी, 8-9 में स्टूडेंट ये यहाँ पर है आपकी, 9-10 में आपकी बिल्कुल कम हो गई 0.5 समथिंग, 10-11 में ये देखो सबसे अधिक है जो कि आपकी 7 के आसपास है, और यहाँ 12-13 में ये जो है 1% के आसपास है, और यहाँ 13-14 में देखो स्टूडेंट ये आपकी 3% के लगभग है। ठीक है। तो ये आपकी वृद्धि दर है। यहाँ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ये ब्लू वाली आपकी एग्रीकल्चर है, खेती है। ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो ब्लू वाली, लाइट ब्लू वाली है, स्काई ब्लू वाली, और जो ग्रीन है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम है। ठीक है। तो देखो रेखा चित्र में हमने दिखाया है जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी जो है, इसमें कृषि का योगदान बहुत कम है। 1950-51 में थी 54% से गिरकर 15 में ये 15-16 में 15.4 पर हो गई, जबकि सेवा क्षेत्र 30% से बढ़कर 53% हो गया जो सर्विसेज वाला है। जहाँ जीडीपी में कृषि के योगदान में पिछले कुछ दशकों में गिरावट आई है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग जो है 10.5% और जो सर्विसेज है आपकी 24.4% जो है, इनका योगदान काफ़ी बड़ा है। तो कृषि उत्पाद और उपज की बात करते हैं तो हमने जो अभी पीछे पढ़े हैं, ये यहाँ पर आपको ग्राफ मैंने दिखाया था। तो जो खाद्यान्न है उनका कुल 1950-51 के दशक में 51 मिलियन टन से बढ़कर 15-16 में 252 मिलियन टन हो गया, बढ़ गया। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2016-17 में 272 मिलियन टन के खाद्यान्न जो है, इसका अनुमान भी है। तो यहाँ पर राइस और वीट का ग्राफ जो है शो कर रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हो। 1960 के दशक में जो हरित क्रांति है, इसमें जो गेहूं चावल के उत्पाद में जबरन वृद्धि हुई है। 15-16 तक देश के कुल खाद्यान्न उत्पाद में जो गेहूं और चावल है, इसकी हिस्सेदारी 78% हो गई। अपनी आबादी का पेट भरने के लिए 2025 तक देश को 300 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 15-16 में जो 252 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पाद का अनुमान है, इसका अर्थ ये है कि फसल उत्पाद में औसत 2% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जो कि वृद्धि की मौजूदा प्रवृत्ति भी निकट है काफ़ी। उत्पाद के उच्च स्तरों के बावजूद भारत में अन्य बड़े उत्पादक देशों की तुलना में कृषि उपज काफ़ी कम है। कृषि उपज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा होती है। 50-51 में खाद्यान्नों की उपज में 4 गुना वृद्धि हुई है। 14-15 के दौरान ये 2071 किलो प्रति हेक्टेयर था, जैसा कि आपने अभी रेखा चित्र में देखा है। चीन, ब्राज़ील, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत की उपज जो है वो काफ़ी कम थी।
हालांकि भारत विश्व में जो धान जो चावल है इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 2011 तक फिर भी इसमें जो उपज है चीन और ब्राज़ील और अमेरिका में थोड़ी ज़्यादा है, इंडिया में थोड़ी कम है। यही स्थिति दाल के उत्पादन में हमने पीछे अभी देखा था ना। तो यहाँ पर देखो ये दोबारा से आ गया ग्राफ, सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अन्य देशों की तुलना में भारत में जो कृषि उत्पाद की वृद्धि है वो काफ़ी धीमी है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में चावल की उपज जो है 1981 में 1.3 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2011 में बढ़ गई 4.9 टन हो गई। इसके मुकाबले जो भारत थी वो तो 2.0 टन पर ही रह गई और अब 3.6 टन के आसपास है। इस अवधि में जो चीन में चावल की उत्पादन है वो 4.3 टन के आसपास है। तो ये स्टूडेंट टन के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा और जो पोषण का क्या कार्य है। किसानों और मजदूरों की जो आजीविका प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कृषि क्षेत्र की जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है आपका FAO, इसके अनुसार खाद्य सुरक्षा की यह स्थिति है जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और ऐसा पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है जो कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए आहार संबंधी जरूरतों और भोजन संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करता है। देश में उच्च उत्पादन के बावजूद 2014 के अनुसार बताते हैं कि 15% लोग अभी भी कुपोषण का शिकार हैं। 13 में भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू किया। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छे भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और खाद्य को पोषण सुरक्षा देना। 2013 के एक्ट के अनुसार विशेष श्रेणियों के लोगों को जो रियासती कीमतों पर खाद्यान्न जो है गेहूं, चावल और मोटे अनाज ये दिए गए। 15 तक जो है ये 68% यानी 81 करोड़ लोग जो हैं, इसमें 77% ग्रामीण के और 23% शहरों के लोग जो आते हैं। पिछले कुछ दशकों में प्रति व्यक्ति आय और अनेक प्रकार की खाद्य समूहों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ देश में खाद्य पदार्थों के उपयोग का पैटर्न भी बदल रहा है। पोषण के लिए अनाज पर जो निर्भरता है वो घटी है और प्रोटीन के उपयोग की वृद्धि हुई है। तो प्रोटीन जो है इसके स्रोत में जैसे दाल, मांस, समुद्री खाद्य, सी फूड हो गया, अंडे वगैरह शामिल है। दालों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोटीन के उपभोग को बढ़ाना जो है सरकार की निश्चित प्राथमिकता होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार प्रोटीन में तमाम स्रोतों की जो तुलना में दाल की कीमत कम है। मौजूदा घरेलू परिदृश्य से भारत में दालों की कमी है जिसकी भरपाई आयात के जरिए की जाती है। अब स्टूडेंट कृषि का जो व्यापार है, ये जो व्यापार है ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, उनके स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पूछा जाता है। देखो ये निर्यात से रिलेटेड ये तालिका है, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर रही हूँ, आप इसको जो स्क्रॉल करती रहूँगी मैं धीरे धीरे, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है स्टूडेंट। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब हस्तक्षण कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? छोटे स्वामित्व में वृद्धि है स्टूडेंट, या फिर आपका जो कृषि का स्वामित्व है मिलियन में वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी भी तालिका दे रखी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और भूमि के रिकॉर्ड में जो अनौपचारिक पट्टेदारिता है, जैसे कर्नाटक में ई भूमि परियोजना जो शुरू की गई थी 2000 में प्रारंभ की थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था मौजूद जो भूमि है उसका रिकॉर्ड करना, कंप्यूटरीकरण करना, ठीक है, ऑनलाइन करना उसका सारा का सारा वर्क। ठीक है, तो पट्टी वाली ज़मीन के ऊपर जो था विवाद था। ठीक है, तो इसमें एक पारदर्शी प्रणाली भी तैयार की थी इन्होंने। इस प्रणाली के तहत जो किसान थे वो तहसील के स्तर पर अपने प्लांट से जुड़े रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, और इन रिकॉर्डों में जो है उन्होंने मिट्टी के प्रकार, सिंचाई, फसल इत्यादि से जो भी संबंधित लाभ थे उनको दर्शाया था। यहाँ पर एक तालिका मैं स्टूडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो 18 अक्टूबर 2016 तक जो राज्य में APMC जो सुधार है उनकी स्थिति दिखा रही है। तो मैं इनको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। जो ये राज्य केंद्र प्रशासित देश है इधर है। ठीक है, APMPC से बाहर जो फल और सब्जियां हैं वो है। कृषि उत्पाद पर टैक्स कितना है, और जो उत्पादकों द्वारा सीधी बिक्री होती है या नहीं होती, ई नेम दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और नेम के तहत आने वाले बाजारों की संख्या, ये सारी तालिका आपने नोट करनी है। आंध्र प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश में देखो, असम, बिहार, फिर छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो ये तालिका जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना,
त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो ये सारे आपके सामने मैंने शो कर दिए। अब स्रोत जो है आपके भारतीय राज्यों में कृषि मार्केटिंग और किसान अनुकूल सुधार पर स्टडी रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग द्वारा बनाई गई। तो स्टूडेंट इसके अंदर ये सारी रिपोर्ट्स थी। थोड़ा सा टॉपिक जो है ये मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े पूछे जाते हैं स्टूडेंट। 11-12 में दालों की संख्या पूछ ली जाती है, नगर के हिसाब से पूछ ली जाती है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछ ली जाती है। तो वो मैंने इस वीडियो में कवर करवाया है। अगला टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड करेंगे स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।